किसान, बदलते भारत की शान। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जैसे तूने मेरी बहन के शादी का सपना तोड़ा है ना, मैं भी तेरा तैराक बनने का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। हमारी ओलंपिक्स की तैयारी कराने के लिए ये फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। मेरा फॉर्म लीजिए। हमारे गांव की लड़की को पूरे देश में अपनी नुमाइश नहीं करने दूंगा। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। असली चोर ये दोनों है फुआ। 50,000 रुपया गबन करने का ये दोनों का मिली भगत था। प्रेम में बाधा बने उसे गिरा ही देना चाहिए। जो आप चाहते हैं ना वो सब नहीं होगा। हम जा रहे हैं हॉल में सोफा पे सोने। तो कहीं नहीं जाओगे। हम आपके गुलाम नहीं हैं। जो आप मनमानी कीजिएगा हम बर्दाश्त करेंगे। आज के बाद तुम हमारे बगल में सोने के लिए तरस जाओगे, लेकिन हम कभी तुमको अपने बगल में सोने नहीं देंगे। ये तकिया का दीवार तो बेड पर नहीं, हमारे दिल के अंदर तक बनाई हो। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे डीडी नेशनल पर। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई में इंडियन मैरीटाइम वीक 2025 का किया उद्घाटन। अमित शाह ने कहा कि मैरीटाइम के क्षेत्र में हमने जो रिफॉर्म किए हैं उनके आधार पर भारत इस क्षेत्र में खड़ा है मजबूती के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को गेहूं, चना, मटर, सरसों सहित अन्य रबी फसलों के बीजों पर दिया जा रहा है 50% अनुदान। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अपने नजदीकी राजकीय कृषि बीज भंडारों से किसान ले सकते हैं बीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में गुजरात में मैंग्रोव पौधे लगाने की मुहिम का जिक्र करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। एक बार फिर एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील।
बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मोंथा की वजह से तमिलनाडु के 4 उत्तरीय तटीय जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। लोगों से सावधान रहने की अपील, मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह 2025 का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने और ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित 5 दिवसीय कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत हुई। इस मौके पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिसमें व्यापार विस्तार, तकनीकी नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय नीति सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अमित शाह ने इस अवसर पर भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुधार पर जोर दिया। अमित शाह ने कहा कि मैरीटाइम के क्षेत्र में हमने जो रिफॉर्म किए हैं, उनके आधार पर भारत इस क्षेत्र में मजबूती के साथ खड़ा है। पिछले दशक में मैरीटाइम समिट्स ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैरीटाइम इकोनॉमी में हमने जो गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, इसके आधार पर भारत अब एक उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर आज बड़े दमखम के साथ खड़ा है। भारत की मैरीटाइम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस बात से पता चलता है कि हमारी कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर से लंबी है। 13 कोस्टल राज्य और यूटी और जीडीपी में लगभग 60% योगदान हमारे मैरीटाइम बिजनेस का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि भारत का समुद्री इतिहास बहुत पुराना है। अमित शाह ने कहा कि भारत मैरीटाइम के द्वारा ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर समुद्री क्षेत्र की रक्षा और पर्यावरण की रक्षा कर रहा है। भारत ने अपनी मैरीटाइम पोजीशन, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी और नेवल क्षमता, इसके बल पर इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ के बीच में एक सेतु की, एक ब्रिज की भूमिका निभा रहे हैं, जो विकास, सुरक्षा और पर्यावरण को भी एक प्रकार से अच्छे तरीके से गति दे रहा है। भारत की मैरीटाइम हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 5000 साल पहले से भारत की मैरीटाइम हिस्ट्री के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। भारत आज नए मैरीटाइम इतिहास को सर्जने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार खड़ा है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को गेहूं, चना, मटर, सरसों सहित अन्य रबी फसलों के बीजों पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। किसान भाई ये बीज अपने नजदीकी राजकीय कृषि बीज भंडारों से पहले पाव के आधार पर ले सकते हैं। सरकार द्वारा किसानों को गेहूं की समस्त प्रजातियों के प्रमाणित बीज, जिसकी कीमत 4,680 रुपये प्रति क्विंटल है, उस पर सरकार द्वारा 2,340 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को गेहूं के प्रमाणित बीज प्राप्त करने के लिए 2,340 रुपये प्रति क्विंटल देना होगा। वहीं गेहूं की किस्म DBW 303 के आधारीय बीज, जिसकी कीमत 4,872 रुपये प्रति क्विंटल है, उस पर सरकार द्वारा 2,436 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जाएगा। जैसे किसानों को गेहूं की किस्म DBW 303 किस्म के बीज मात्र 2,436 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर मिलेंगे। वहीं किसानों को तोरिया की उन्नत किस्म आज़ाद चेतना के आधारीय बीज, जिसकी कीमत 11,147 रुपये प्रति क्विंटल है, इस पर सरकार द्वारा किसानों को 5,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को इस किस्म के बीज लेने के लिए मात्र 5,647 रुपये प्रति क्विंटल की राशि देनी होगी। इसके अलावा राई और सरसों की उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज, जिसकी कीमत 1,847 रुपये प्रति क्विंटल है, जिस पर सरकार द्वारा किसानों को 5,423 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जा रहा है। इस तरह किसानों को राई और सरसों के बीज मात्र 5,423 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर मिलेंगे।
किसानों को चने की समस्त किस्मों के प्रमाणित बीज जिनकी कीमत 1,320 रुपये प्रति क्विंटल है, जिस पर सरकार द्वारा 5,160 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे किसानों को चने के प्रमाणित बीज मात्र 5,160 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर मिलेंगे। और माइक्रो ग्रीन यानी युवा खाद्य पौधे अब घरों के किचन का हिस्सा बन चुके हैं। ये स्प्राउट्स का ही विकसित रूप है जो स्वाद और गुणों से भरपूर होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट का भी बेहतर स्रोत है। सब्जियों और फलों के परिपक्व पौधों की तुलना में अधिक फायदेमंद इस माइक्रो ग्रीन की खेती कैसे की जाती है, इसे जानने के लिए हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने बात की सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ की डॉक्टर निधि से। जहाँ खेती में नई नई तकनीक आ रही हैं, वहीं सब्जियों को उगाने की एक नई तकनीक है माइक्रो ग्रीन। माइक्रो ग्रीन क्या है, ये हमें बता रही हैं डॉक्टर निधि, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हैं। ये बहुत आसान तरीका है, इसे आप इंडोर में प्लांटिंग कर सकते हो, आराम से ट्रे में इसकी प्रोडक्शन कर सकते हो। आप कोकोपिट हो गया, मिट्टी हो गई, उसका मिक्सर ले लिया और उसमें आपने इसको डाल दिया। 3 से 4 दिन में, नहीं 2 दिन में तो जर्मिनेट हो जाता है और 3 से 4 दिन में ये बड़ा हो जाता है और विथिन 10 डेज़ आप इसे आराम से खा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, सीजर लेना है, ऊपर से इसके पत्तियाँ काटनी है और जो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें उसके फल में मिलेगा किसी भी क्रॉप के, वो इसका पूरा आपके पत्तियों में मिल रहा है। लेकिन इसका जो टाइम है वो कम है, टाइम इसका कम है। जैसे कि लंबा टाइम नहीं चलेगा ये, फ्रेश इसको यूज़ करना है और लंबा टाइम नहीं चलेगा ये। विथिन मतलब 15 डेज, विथिन 10 डेज वी हैव टू यूज़ इट लाइक दिस। तो इस नई तकनीक से हम कौन कौन सी सब्जियों को उगा सकते हैं? जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ऑलमोस्ट ऑल वेजिटेबल्स लाइक दिस इज चुकंदर है, पालक है, या आपका रेड ये हो गया, आपका चौलाई हो गई। तो इसमें जो मिट्टी डली हुई है, इसमें कुछ इसको प्रोसेस करना पड़ता है या जो नॉर्मल मिट्टी होती है वही? कोकोपिट में मिक्स मिट्टी मिला दिया है। कोकोपिट तो कोकोनट होता है ना, नारियल, उसका जो छिलका होता है उससे बनता है। ये आराम से मार्केट में अवेलेबल होता है। हम एक पर्टिकुलर रेशियो में कोकोपिट, मिट्टी और वर्मी को मिला देते हैं। कोकोपिट एक सपोर्ट देता है और फिर न्यूट्रिएंट्स का फ्लो भी आराम से उसमें होता है। और अगर बात करें इसमें कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह की, तो उसमें क्या देना पड़ता है? इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये 3 से 4 दिन में आपको मिल रहा है वो क्या फर्टिलाइजर। तो मतलब ये कहना चाहिए कि नेचुरल फार्मिंग है या ये तो नेचुरल फार्मिंग है, नेचुरल विदाउट एनी पेस्टिसाइड, विदाउट एनी इंसेक्टिसाइड, नथिंग, एंड दैट इज इट इज इंडोर प्लांटिंग ना। अगर इसको लार्ज स्केल पे किया जाए तो वो भी हो सकता है? बहुत लोग लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं बट फ्यू लोग, उन्होंने स्टार्ट किया है और वो कर रहे हैं एंड दे आर लाइक गुड अर्निंग हैज बीन रिपोर्टेड। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं शमीम अख्तर, किसान समाचार, मेरठ। और नारियल की खेती करने वाले किसानों को बीते कुछ वर्षों से कीटों और रोगों की वजह से भारी नुकसान हो रहा है। तमिलनाडु समेत दक्षिण के इलाकों में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ के किसानों की समस्या दूर करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय नई रणनीति पर काम कर रहा है, जबकि यहाँ के आम किसानों को अधिक पैदावार के चलते कम दाम मिलने के संकट को भी खत्म करने की तैयारी की जा रही है। दोनों समस्याओं के लिए वैल्यू एडिशन सेंटर और प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वेल्लोर के कृषि विज्ञान केंद्र में चौपाल प्रोग्राम में किसानों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेती का प्रोडक्शन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन रोजगार सृजन के साथ ही किसानों की दैनिक आमदनी का अच्छा जरिया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत लाभार्थी किसानों को डेयरी की इकाई लागत पर अनुदान दिया जा रहा है। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को इकाई लागत का 33% एवं सामान्य अनारक्षित वर्ग के हितग्राहियों को 25% तक अनुदान दिया जाता है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित की जा सकती है। इकाई की अधिकतम सीमा 42 लाख रुपए तक हो सकती है। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति और स्वच्छता से जुड़े महापर्व छठ का जिक्र करते हुए सभी देशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी। उन्होंने गुजरात में मैंग्रोव पौधे लगाने की मुहिम का जिक्र करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एक बार फिर एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। छठ पर्व आस्था, आराधना और प्रकृति प्रेम का अनूठा संगम है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में देश भर में छठ पर्व के उल्लास का जिक्र करते हुए छठ पर्व का व्रत रखने वाली महिलाओं के समर्पण और निष्ठा को प्रेरणादायी बताया। सादगी और संयम के प्रतीक छठ पर्व के दौरान पवित्रता और नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। छठ घाटों पर इस दौरान पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि मौका मिले तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। मैं छठी मैया को नमन करता हूं। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। छठ महापर्व स्वच्छता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से स्वच्छता पर जोर रहा है। उन्होंने देश भर में स्वच्छता और प्रकृति के लिए किए जा रहे विशेष पहलों का जिक्र किया। इस कड़ी में उन्होंने अंबिकापुर में चलाए जा रहे गार्बेज कैफे और बेंगलुरु में कुओं और झीलों की सफाई को प्रेरक उदाहरण बताते हुए इसे स्वच्छता की दिशा में बदलाव का वाहक बताया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए, उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है, और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है। साथियों, इसी तरह का कमाल बेंगलुरु में इंजीनियर कपिल शर्मा जी ने किया है। बेंगलुरु को झीलों का शहर कहा जाता है और कपिल जी ने यहाँ झीलों को नया जीवन देने का अभियान शुरू किया है। कपिल जी की टीम ने बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में 40 कुओं और 6 झीलों को फिर से जिंदा कर दिया है। खास बात तो ये है कि उन्होंने अपने मिशन में कॉरपोरेट्स और स्थानीय लोगों को भी जोड़ा है। उनकी संस्था पेड़ लगाने के अभियान से भी जुड़ी है। साथियों, अंबिकापुर और बेंगलुरु ये प्रेरक उदाहरण बताते हैं कि जब ठान लिया जाए तो बदलाव भी आकर के ही रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मासिक रेडियो संबोधन में गुजरात में वन संरक्षण से जुड़े और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मैंग्रोव की भूमिका का जिक्र किया। गुजरात के वन विभाग ने मैंग्रोव के इस महत्व को समझते हुए खास मुहिम चलाई हुई है। 5 साल पहले वन विभाग की टीमों ने अहमदाबाद के नजदीक धौलेरा में मैंग्रोव लगाने का काम शुरू किया था और आज धौलेरा तट पर 3,500 हेक्टेयर में मैंग्रोव फैल चुके हैं। इन मैंग्रोव का असर आज पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वहाँ की इकोसिस्टम में डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ गई है। केकड़े और दूसरे जलीय जीव भी पहले से ज्यादा हो गए हैं। यही नहीं, अब यहाँ प्रवासी पक्षी भी काफी संख्या में आ रहे हैं। इससे वहाँ के पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव तो पड़ा ही है,
धोलेरा के मछली पालकों को भी फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकृति के संरक्षण की दिशा में चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की और देशवासियों से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान देने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मोन्था की वजह से तमिलनाडु के 4 उत्तरीय तटीय जिलों चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और रानीपेट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में तेज बारिश और हवा चल सकती है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इस चक्रवात के असर से तमिलनाडु के उत्तरी तटीय इलाकों, खासकर चेन्नई और उसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम खराब होने की संभावना है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में भी रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और खासतौर पर मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी थोड़ी नमी वाले क्षेत्र में पालक की बुवाई करें। यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी भी बो सकते हैं। इतना ही नहीं, लहसुन और गोभी की रोपाई के लिए भी ये समय उचित है। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निम्न पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तैयार धान और मक्का की कटाई पूरी कर लें। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तैयार खीरा, करेला, लौकी और कद्दू की तुड़ाई करते रहें। अनुकूल नमी वाली मिट्टी में लहसुन की रोपाई और मटर की बुवाई का काम करें। पश्चिमी हरियाणा में तैयार धान, बाजरा और ग्वार की कटाई करें। यहाँ के किसान कपास की चुनाई का काम करें। पश्चिमी हरियाणा में सरसों की बुवाई कर सकते हैं। पूर्वी हरियाणा के किसान भी कपास की चुनाई और धान की कटाई समय पर कर लें। पूर्वी हरियाणा में गाजर और सरसों बो सकते हैं। दिल्ली के आसपास के इलाकों में अगेती सरसों की बुवाई करें। यहाँ के किसान मटर, गाजर, मूली, पालक और धनिया भी बो सकते हैं। टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली के स्वस्थ पौधों की रोपाई करें। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जल्दी तैयार होने वाली धान और मूंग की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान अगेती सरसों की बुवाई करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मध्य हिस्सों में सरसों की बुवाई करें। यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी बोएं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के मध्य इलाकों में पालक, मेथी, धनिया और अन्य पत्ते वाली सब्जियों की बुवाई का काम करें। घाटी के समशीतोष्ण इलाके में गेहूं, मसूर और काली सरसों की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन
किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में संयुक्त अरब अमीरात के थल सेना कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मयूफ अल हलामी भारत पहुंचे। उनकी अगवानी के दौरान भारतीय सेना ने साउथ ब्लॉक में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी तेज है। इस बीच चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी कर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके नतीजों के प्रसारण पर सख्त पाबंदी लगा दी है। आयोग ने स्पष्ट किया कि 7 नवंबर सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर शाम 6:30 तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल कराने या उनके नतीजे प्रसारित करने पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियम का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। कांग्रेस ने फर्स्ट फेज के चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 28 अक्टूबर तक बेल्जियम की यात्रा पर रहेंगे। वे ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक से उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। आस्था और परंपरा के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज कठोर तप और सदियों की आस्था समेटे हुए व्रती महिलाएं अपने परिवारों के साथ आज छठ घाटों की ओर प्रस्थान करेंगी और भगवान भास्कर को डूबते वक्त अर्घ्य देंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ग्रैब 2 के दौरान सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट के पास बाटा के शोरूम में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मामले की जांच जारी। ग्वालियर के बहुलापुर थाना के अंतर्गत एक स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुरादाबाद की एक इमारत के भूतल पर स्थित एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी। 4 सिलेंडर फटने के बाद आग अन्य मंजिलों तक फैल गई। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। जैसे तूने मेरी बहन की शादी का सपना तोड़ा है ना, मैं भी तेरा तैराक बनने का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। हमारी ओलंपिक्स की तैयारी कराने के लिए ये फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। मेरा फॉर्म लीजिए। हमारे गांव की लड़की को पूरे देश में अपनी नुमाइश नहीं करने दूंगा। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे
लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।